गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार आज़ाद एकेडमी में। हम आज जो चर्चा करेंगे वो करेंगे ECCE एजुकेटर भर्ती, जो आपका कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों पर संचालित होती है। इससे पहले हमने आपको किन जिलों में भी भर्ती आनी बाकी है ये बताया था, और कितने पदों पर पिछली वीडियो में हमने आपको 2 वीडियो बनाई थी। एक वीडियो में उसकी योग्यता वगैरह और भर्ती आवेदन कैसे कर सकते हैं, कितने पदों पर भर्ती है, मानदेय क्या है, सब कुछ बताया था। दूसरी वाली में हमने आपको जनपदवार सूची जारी की थी। जनपदवार सूची पूरी हमने आपको दिखाई थी और किस जनपद में कितनी वैकेंसी हैं। बाकी हमने आपको ये भी बताया था कि किन किन जनपदों में भर्ती प्रक्रिया हो रही है या हो चुकी है। तो आज हम जो बात बताएंगे, अब सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इसमें चयन किस आधार पर होगा, चयन कैसे होगा, किसका चयन होगा। और बहुत से सवाल उठते हैं कि हमारे पास होम साइंस नहीं है ग्रेजुएशन में, या हमारे पास 2 साल तक होम साइंस रही, फाइनल ईयर में हमने छोड़ दी। तो इन सारे बिंदुओं के बारे में आज हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस पर कमेंट करना, शेयर करना, और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, ECCE एजुकेटर भर्ती मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, पहले हमने ये आपको बताया। लेकिन उससे पहले कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा कर लें कि आपके मन में एक सवाल है कि अगर हमारे पास स्नातक में होम साइंस नहीं है, या हमने 2 वर्ष होम साइंस लेके उसके बाद हमने तीसरे साल उसे छोड़ दिया, तो आप वैलिड हैं या नहीं। तो स्पष्ट रूप से हम बता दें, इसके नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से दे रखा है कि आपके पास मुख्य सब्जेक्ट के रूप में, मुख्य विषय के रूप में आपके पास होम साइंस होनी चाहिए। और मुख्य विषय वही माना जाता है जो आपने 3 वर्ष पढ़ा हो। स्नातक के 3 सालों में अगर आपने वो सब्जेक्ट लिया है, उसी को हम मुख्य विषय मानेंगे। तो मुख्य, अगर आपने 2 साल लिया तो वो आपका मुख्य विषय नहीं है, तो आप वहां से एलिजिबल नहीं रहे, अर्थात आप वहां से फॉर्म अप्लाई अब नहीं कर सकते। अगर आपके पास 2 साल तक रही है, तीसरे साल आपने छोड़ दी, तो आप सीधे सीधे सोच लीजिए कि हम इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो रही बात होम साइंस की। अब होम साइंस में देखिए, आपके पास या तो BA में होम साइंस हो या BSc में हो, दोनों ही वैलिड हैं। BSc अगर होम साइंस से है तो उसमें तो आपका मुख्य विषय ही होम साइंस होता है। होम साइंस के ही कई टॉपिक होते हैं, उन्हीं को सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर दिया जाता है, और अदर सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो होम साइंस में तो अगर कोई BSc है तो वो कह ही नहीं सकता कि हमने तीसरे साल भी मतलब होम साइंस छोड़ दी थी, क्योंकि वहां तो आपको पूरा होम साइंस ही पढ़ना होता है। तो होम साइंस BSc वाले तो एलिजिबल नहीं है। BA होम साइंस वाले वही एलिजिबल हैं जिन्होंने 3 वर्ष मुख्य विषय के रूप में होम साइंस को रखा है, सब्जेक्ट को। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमने स्नातक तो कर रखा है लेकिन हमारे पास होम साइंस नहीं थी, तो हम फॉर्म कैसे अप्लाई करें। तो उसके लिए आपको छूट दी गई है कि अगर आपने होम साइंस स्नातक में नहीं ले रखी है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप उसके अथवा में आपके पास NTT हो, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है, ये हो, NTE हो, DPSE हो, सिटी नर्सरी हो, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा है, ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी एक आपने कर रखा हो 2 वर्ष कम से कम। कहने का मतलब, आप इसमें से अगर कुछ डिप्लोमा, कुछ संस्थाएं ऐसी जो 1 वर्ष का भी करा देती हैं, लेकिन 1 वर्ष का मान्य नहीं है, कम से कम 2 वर्ष का ये डिप्लोमा मान्य होगा, 2 से कम का मान्य नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, अब फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर हमने इंटरमीडिएट नहीं, इंटर के बाद नहीं, आपका स्नातक के बाद ये डिप्लोमा होना चाहिए। या तो स्नातक में होम साइंस होनी चाहिए, या स्नातक के बाद इनमें से कोई एक डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी पूरी प्रक्रिया है फॉर्म अप्लाई करने की। तो ये तो हमने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे कि इसकी मेरिट कैसे बनेगी। सबसे बड़ा सवाल, मेरिट कैसे बनेगी। देखिए, ये आपकी आउटसोर्सिंग भर्ती है, 10,313 इसका मानदेय है, मानदेय कम नहीं है। और काम क्या है आपका, काम है केवल पढ़ाने का। आप एज ए टीचर प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाएंगे। प्री प्राइमरी बोले तो कक्षा 1 से पहले जो 3 साल का बाल वाटिका लेवल निकाला गया, BB1, BB2, BB3, यानी बाल वाटिका 1 जो आपका 3 से 4 साल का बच्चा आता है, उसमें बाल वाटिका 2 4 से 5 साल का, और बाल वाटिका 3
5 से 6 साल का। और 6 साल का बच्चा जब हो जाता है तो वो क्लास 1 में जाने के लिए एलिजिबल हो जाता है, एडमिशन के लिए वो एलिजिबल है, तो वो क्लास 1 में पहुंच जाएगा। तो ये जो 3 साल की बाल वाटिका का प्रोग्राम जो सरकार ने चलाया है, ये अभी जल्द में ही, जल्द का मतलब ऐसा नहीं, अभी से 2-3 साल इसे चलते हो गए हैं, 3 साल लगभग हो गए हैं चलते। तो बाल वाटिका का जो प्रोग्राम चलाया वो सिर्फ इसलिए चलाया है ताकि जब बच्चा कुछ सीख के आए क्लास 1 में, और जब सीख के आएगा तो उसे स्कूल से डर नहीं लगेगा, बल्कि स्कूल से वो प्रेम करेगा। उसका माहौल बनाना, एजुकेशन स्टार्ट करने से पहले एजुकेशन का माहौल तैयार करना, यही कारण है कि बाल वाटिका की स्टार्टिंग की गई। अब प्राइवेट स्कूल वाले तो बाल वाटिका पहले से ही चला रहे थे, आपको पता ही है। प्राइवेट स्कूल में आपका पीएनसी, एनसी, केजी, ये 3 क्लास पहले से ही चलती चली आ रही थी, ठीक है। तो प्राइवेट को देखते हुए, अब चूंकि सरकारी में भेजने के लिए गार्जियन 6 साल तक बच्चे का इंतजार नहीं करता है। अब सरकारी में पहले रूल ये था कि 6 साल का जब बच्चा होगा तभी पढ़ने जाएगा, उससे पहले एडमिशन ही नहीं होता था। अब प्राइवेट वाले 3 साल पे कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सरकारी वाले पीछे जा रहे थे, सरकारी स्कूल पीछे जा रहे थे। तो इसीलिए समकक्षता लाने के लिए, प्राइवेट से और बेहतर एजुकेशन देने के लिए ये 3 क्लास लॉन्च किए गए हैं बाल वाटिका वाले, ठीक है। अब समस्या ये आई कि बाल वाटिका में पढ़ाएगा कौन, तो उसके लिए अब अभी तक जो प्रक्रिया है उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, सहायिका हैं, ये बच्चों को देख रही हैं। लेकिन क्या स्थिति है आंगनवाड़ी की, सहायिका और कार्यकर्त्रियों की, सबको पता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती चालू की गई कि अब आंगनवाड़ी की योग्यता ही इंटरमीडिएट है, उससे पहले तो हाई स्कूल और सहायिका 8वां पास लग जाती थी, ठीक है। तो अब वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगी जब उनके पास कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, कोई हाई एजुकेशन नहीं है। तो इसीलिए अब होम साइंस से जो ग्रेजुएशन करेगा वो बच्चों के बारे में सब कुछ नॉलेज उसे होगी। अगर होम साइंस से नहीं है, इसीलिए डिप्लोमा कोर्स जो है लॉन्च किए गए हैं, या डिप्लोमा कोर्स उसमें लागू किए हैं अथवा में, ताकि इसमें से किसी ने भी अगर कर लिया ये डिप्लोमा कोर्स तो उसे भी प्री प्राइमरी की नॉलेज हो जाएगी पढ़ाने की। तो इसीलिए ये कोर्स लॉन्च किए गए हैं, और यही कारण है कि बाल वाटिका में अब जो है ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती, इसकी फुल फॉर्म होती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक है। तो ये इसमें इसीलिए जो है ये भर्तियां हो रही हैं ताकि कम से कम जो कोलोकेटेड केंद्र हैं, कोलोकेटेड किसे बोलते हैं पिछली वीडियो में भी हमने बताया था, ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र जो प्राइमरी स्कूलों के परिसर में स्थित हैं उन्हें कोलोकेटेड कहते हैं। अब वो प्राइमरी स्कूल के परिसर में है तो एजुकेशन भी उसमें, ऐसा नहीं है, सरकार बहुत अच्छा पैसा देती है, इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध करा रही है, बहुत से सामग्रियां, खेल सामग्री उपलब्ध करा रही है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए खेल खिलौने आ रहे हैं, पैसा आ रहा है उनकी, यहां तक कि कॉपी पेन पेंसिल सब स्टेशनरी तक का पैसा आ रहा है। जो स्कूल कोलोकेटेड हैं तो उनमें स्कूल के खाते में ये पैसा आता है और वो उन बच्चों को खरीद कर सारा सामान देते हैं। तो ये पैसा तो सरकार भेज रही है, लेकिन अभी तक ईसीसी की एजुकेटर जो हैं वो पूरे हर स्कूल में नहीं पहुंच पाए, इसलिए और दिक्कत हो रही है। तो जो दिक्कत हो रही, अब ये इनका काम होगा उन छोटे बच्चों को डील करना, उन्हें पढ़ाना, उन्हें घर जैसा माहौल देना, ठीक है। तो अब बात हम करते हैं मेरिट इसकी कैसे बनेगी। तो मेरिट पे सब सीधे आते हैं। तो हाई स्कूल, अब सपोज करिए अगर हाई स्कूल में आपके 80% नंबर आए थे, ठीक है, तो 80% आपके हाई स्कूल में आए थे। इंटरमीडिएट में सपोज करिए आपके आ गए 82%। मैं बहुत हाई मेरिट लिख रहा हूं, हो सकता है इससे कम हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये आता है स्नातक, अब स्नातक में आपके रहेगा 65%, ठीक है। तो ये आपके जुड़ जाएंगे। अगर होम साइंस से है, गृह विज्ञान से स्नातक है तो इसके जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके हो गए 7, 16, 22, 227 आपका ओवरऑल परसेंटेज बना, ठीक है। तो ये अब आपके मन में एक बात आई होगी कि अगर हमारे पास स्नातक में गृह विज्ञान नहीं है तो हम क्या करें। तो आपका स्नातक में नंबर नहीं जुड़ेंगे स्नातक के, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखिए दूसरी लाइन में हम लिख दे रहे हैं, सपोज करिए 80, 82। अब आपके पास ये और ये, इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा है, और सपोज करिए डिप्लोमा नंबर भी अच्छे मिलते हैं और यहां आपको नंबर मिल गए 90। तो आपका जो है इसका आप टोटल कर देंगे तो 252, ये टोटल परसेंटेज बनेगी,
ठीक है, तो आपका अब इतना अंतर आ जाएगा। अब आपका होगा क्या, अगर आपके पास स्नातक में गृह विज्ञान नहीं है तो स्नातक के नंबर नहीं जुड़ेंगे। किसके जुड़ेंगे, तो इस डिप्लोमा के नंबर जुड़ेंगे। अगर स्नातक में होम साइंस है तो स्नातक के ही जुड़ेंगे, फिर चाहे आपने एनटीटी कर रखा हो, एनटीई कर रखा हो, फिर इन डिप्लोमा में से कोई भी आपने डिप्लोमा कर रखा हो, होम साइंस भी आपके पास हो, तो अगर दोनों अगर आपने लगा दिए तो मतलब दोनों के नंबर से नहीं हुआ तो आपके स्नातक गृह विज्ञान के जुड़ेंगे। स्पष्ट समझ लीजिए, अगर गृह विज्ञान से स्नातक नहीं है तो डिप्लोमा को जुड़ेंगे, और गृह विज्ञान से स्नातक भी है और डिप्लोमा भी है तो डिप्लोमा के ना जुड़ के गृह विज्ञान से स्नातक वाले नंबर जुड़ेंगे, चाहे भले ही आप पीछे रह जाए मेरिट में। ठीक है, अब ये हमारा सपोज करिए, अब हम इनमें से एक को उठा लें। हमने सोचिए हम चलो 252 को उठा ले रहे हैं, तो योग प्रतिशत हमारा क्या आया, योग प्रतिशत हमारा आया 252। ठीक है, ये तो हमारा योग प्रतिशत योग आ गया। ठीक है, योग का प्रतिशत हो गया, ये सारे प्रतिशतों का योग हमने कर दिया, वो हो गया। अब कहा है कि औसत प्रतिशत के आधार पर, नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा गया है कि औसत प्रतिशत के आधार पर आपकी जो है वो मेरिट तैयार होगी। अब औसत प्रतिशत क्या होगा वो समझ लीजिए। हमारा ये जो आया है, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जितना भी, अब ये देखिए औसत निकालने के लिए हम अगर सपोज करिए हमें इन तीन का औसत निकालना है तो क्या करेंगे हम, 80, 82 और 90 और बटे 1, 2, 3 है तो 3 लिख देंगे। औसत का फार्मूला यही होता है कि जितने का भी औसत निकालना है, जितने भी हैं उन सबको हम जोड़ेंगे और बटे में 3 कर देंगे। बटे मतलब भाग 3 से कर देंगे, तो इनका योग जो है आपका कितना है 252। इसे हम 3 से भाग कर देंगे तो 3 24, 1 3 चौक 12, तो ये हमारा आया 84। तो जो फाइनल मेरिट जो औसत प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा, 84 आएगा। तो ये आपका इस तरह से औसत प्रतिशत निकलेगा। अब आप समझ सकते हैं अब ये कि आपको किस तरह से आपकी मेरिट बनेगी, किस तरह से क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए एक चीज और भी है जो हम बताना भूल गए थे, वो समझ लीजिए। स्नातक आपका कम से कम 50% अंकों के साथ होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और स्पष्ट कहा गया है कि 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा आरक्षित वर्ग को, यानी अगर ओबीसी, एससी या एसटी के कैंडिडेट हैं तो इनका अगर 45% से भी स्नातक है तो ये भी वैलिड हैं डालने के लिए फॉर्म। ठीक है, लेकिन जनरल वाले केवल 50% वाले ही वैलिड हैं, 50 से नीचे वाले वैलिड नहीं हैं। तो ये चीज हम बताना भूल गए, अब हम आपको बता दे रहे हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि हाई स्कूल हमने बहुत ज्यादा ये हाई स्कूल इंटर की मेरिट लिख दी, ऐसा नहीं है, आपकी कम है, फिर भी फॉर्म डालिए आप, बाकी आपकी किस्मत रहेगी। आपके मतलब जो है जिले से कितने फार्म पड़ेंगे कितने नहीं, ये आपकी किस्मत को डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज और अब हम बता दें, थोड़ी सी देखिए, कुछ एक बिंदु जो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको स्कूल कैसे मिलेगा। ठीक है, तो स्कूल कैसे मिलेगा, स्कूल के लिए देखिए समझ लीजिए, सपोज करिए ये स्कूल की लिस्ट जारी की जाएगी, स्कूलों की पूरी जहां जहां वैकेंसी होगी वहां पूरी एक लिस्ट जारी होगी। अब पहले नंबर पे जो कैंडिडेट होगा, स्कूलों की मान लिया यहाँ पे ये सारे स्कूल हैं, ये इस तरह से स्कूलों की लिस्ट होगी। पहले नंबर पे कैंडिडेट मान लिया ए है, ए कैंडिडेट है, तो ए कैंडिडेट आपका पहले नंबर पे है, उसने इन स्कूल में से मान लिया ये वाला सिलेक्ट कर लिया तो इसके लिए अलॉट कर दिया जाएगा। अब दूसरे नंबर पर कैंडिडेट बी है, बी के लिए क्या होगा, अब उसके लिए ये ऑप्शन बंद हो चुका है, वो इस स्कूल को नहीं ले सकता। अब वो क्या करेगा, इनमें से कोई एक स्कूल लेगा। अब सपोज करें उसने ये ले लिया, फिर तीसरे नंबर पर आ गया सी, अब सी जो है, तो बचे हुए, कहने का मतलब ये है स्कूलों की लिस्ट जो है ऐसे ही जारी होगी और वरीयता के आधार पर आपको वहां आपको दी जाएगी। सीधे सीधे आपको वहीं, जैसे ही आप स्कूल सेलेक्ट करेंगे वहीं आपका लेटर टाइप होगा और तुरंत का तुरंत आपको जो है उसकी नियुक्ति पत्र आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसकी समिति का अध्यक्ष जो होगा वो जिलाधिकारी होगा, जो चयन समिति इसकी बनेगी। ठीक है, और उसके अलावा बीएसए सदस्य सचिव होगा, और उसके अलावा एक अपर जिला अधिकारी या मतलब जो है उस रेंज का कोई एक अधिकारी होगा, वो सदस्य होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होगा ही, जिला मतलब कार्यक्रम अधिकारी भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा, और 2 अन्य जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत सदस्य मतलब जो किए जाएंगे। पूरी एक चयन समिति बनेगी, वही इसका चयन करेगी, फाइनल सिलेक्शन वही करेगी। ठीक है, तो ये आप समझ ही गए होंगे स्कूल कैसे आवंटन होगा, प्रतिशत कैसे निकलेगा आपका,
मेरिट कैसे बनेगी, सब कुछ हमने बिंदुवार आपको स्पष्ट किया है। और इसी के साथ अगर कोई भी क्वेरी बची है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप वीडियो पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका तुरंत रिप्लाई दें। तुरंत का मतलब ये है कि जब भी हम देखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है मैं बिजी थोड़ा सा होता हूं तो उसे हम नहीं देख पाते हैं, तो जब देखते हैं, जैसे ही देखते हैं तुरंत रिप्लाई मिलता है। और उसके साथ ही साथ एक चीज देखी होगी, किसी को रिप्लाई आपका 1-2 मिनट में मिल जाता है, किसी को 2-2 घंटे में मिलता है। उसका कारण यही है, जैसे मान लिया अभी मैं मोबाइल खोले बैठा हूं, अभी किसी का कमेंट आ गया, मैं रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन अगर सपोज करिए मोबाइल कहीं अलग है और मैं बिजी हूं, उस समय आपने कमेंट किया, मैंने 2 घंटे बाद देखा, 2 घंटे बाद ही रिप्लाई मिलेगा, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। और जो भी हमारे कैंडिडेट जो है इनमें फॉर्म डालना चाहते हैं, उनके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं, आप डालिए। और साथ ही साथ अब जिस जिले की भी भर्ती का विज्ञापन इसका जारी होगा, हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से अपडेट देंगे। बहुत कमेंट आ रहे हैं कि इस जिले का कब निकलेगा, इस जिले का। जैसे ही जिस जिले की भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, हम तुरंत की तुरंत आपको उसी दिन अपडेट दे देंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस वीडियो को हमारी देखते रहिए, चैनल पे बेल आइकॉन का बटन दबा लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।